आप सभी का लक्ष्य आईएएस यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीटी 500 बैच लगातार चल रहा है, ठीक है। और आप सभी लोग पॉलिटी की ही क्लास को देख रहे हैं लगातार 9:30 से 10:30 के मध्य में, ठीक है। हाँ जी सर, लेट हो रहा है, कहाँ हैं? मैं आ गया हूँ आपके सामने, उपस्थित हो गया हूँ। आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी हमारे मित्र हैं सभी लोगों को हृदय से प्यार भरा नमस्कार, ठीक है। जितने भी हमारे मित्र हैं लाइव हो जाएं जल्दी से। अभी क्लास जो है लाइव स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, एक ही स्टूडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि 2 क्लासेज चलती हैं। हालांकि 3-4 स्टूडियो बने हुए हैं और भी, लेकिन उसमें जो है क्लासेज और चलती रहती हैं। तो ऐसे कंडीशन में फिर थोड़ा सा वेटिंग में खड़े होना पड़ता है ना। हाँ जी, चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। 5 मिनट लेट चल जाता है ना। हाँ चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। राज्य की नीति निदेशक तत्व के ही अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को देखें, मौलिक कर्तव्य को भी देखेंगे और डीपीएसपी को भी आज हम लोग देखेंगे। आज पॉलिटी की 10वीं क्लास है। पीटी 500 बैच के ही अंतर्गत ये क्लासेज जो है वो चल रही हैं, ठीक है। और अभी तक कितने ऐसे मित्र हैं जिन्होंने हाँ जी, हाँ जी, कितने ऐसे मित्र हैं जिन्होंने पॉलिटी को देखा और एंजॉय किया और लग रहा है कि बढ़िया शानदार तरीके से पॉलिटी की क्लास चल रही है, ठीक है। कितने ऐसे मित्र हैं जो इस बात से सहमत हैं कि बढ़िया शानदार तरीके से पॉलिटी की क्लास चल रही है? हाँ जी, चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, और देखने की कोशिश करते हैं पॉलिटी की क्लास को। यहाँ पर देखिए, राज्य की नीति के निदेशक तत्व को देखेंगे, डीपीएसपी को देखेंगे और मौलिक कर्तव्य को, दोनों दोनों भाग को साथ में देखेंगे, ठीक है ना जी। हाँ चलिए, डीपीएसपी की चर्चा आप सभी लोगों को पता है कि संविधान के भाग 4 में की गई है, और भाग 3 में आपको पता है कि मूल अधिकार की चर्चा की गई है। भाग 3 की चर्चा हम लोगों ने कर रखी है। भाग 4 की चर्चा आज हम सभी लोग करेंगे। भाग 4 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना जी। चलिए भाई, हाँ जी सर, आपका क्लास इंटरेस्टिंग रहती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए देखने की कोशिश करते हैं भाई। पहला आप क्वेश्चन देखें यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, मूल संविधान में कुल 10 नीति निदेशक तत्व हैं। क्या ये बात आपको ठीक दिखाई पड़ रही है? मूल संविधान की बात चल रही है, ठीक है। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन में आपको पता है कई सारे आर्टिकल जोड़े भी गए हैं। जैसे अगर चर्चा करें तो 39 का जोड़ा गया है, फिर उसके बाद 43 का जोड़ा गया, फिर 48 का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 44वें में 38 की भाषा चेंज की गई है। फिर वहीं अगर आप देखें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो वो भी आप देखेंगे 43 खां के अंतर्गत 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पर बात चल रही है मूल संविधान की, तो मूल संविधान को ही आपको बताना कि मूल संविधान में क्या कुल 10 नीति निदेशक तत्व हैं। दूसरा, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है, क्या ये बात सही है? तीसरा, अनुच्छेद 38 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाषा में परिवर्तन किया गया। देखिए, अभी जो मैंने बोला वही यहाँ पर स्टेटमेंट बन गया है। चौथा, 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल की प्रावधान का इसमें दिखाई पड़ता है, प्रावधान निहित है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बताएं भाई। क्या पहली पहली बात अगर देखें तो पहली बात सही दिखाई पड़ती है आपको? बताएं यहाँ पर जल्दी से। आप सभी लोग जुड़े भाई, काफी कम मित्र हमारे लाइव हैं अभी, काफी कम मित्र लाइव हैं। जल्दी से और मित्रों के सेशन को शेयर करें। बताइए कि पॉलिटी की क्लास, देखिए पॉलिटी की क्लास में आपको पता है आरओ यूपीपीसीएस सब जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, 15 से 20 क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। हाँ जी, चलिए बताइए भाई। जी बताएं, यहाँ पर कौन सा सही आपको दिखाई पड़ रहा है? जल्दी बताएं आप सभी लोग। 5 सेकंड का टाइम आपको मिल रहा है। हाँ जी, 5 सेकंड का टाइम आपको मिल गया है, ठीक है। अब इसी में आप बता दीजिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। 5 सेकंड का टाइम आपको मिल गया है, चलिए बताइए। हाँ जी बोलिए भाई। जी। हम्म, कितने मित्र 1 और 4 बता रहे हैं, ठीक है। इसमें असत्य की बात बताना है, सत्य नहीं बताना, ठीक है। असत्य की बात बताना है, ठीक है ना। असत्य की बात बताना है, असत्य है। देखिए, पहला गलत है आपको पता है, ठीक है। मूल संविधान में कुल नीति निदेशक तत्व कितने हैं भाई? अगर आप 36 से 51 तक देख लें तो 36, उसके बाद में 37, 38, 39, 40, 4 तो यही हो गए, ठीक है ना। और 51 तक आप देखेंगे तो 11 हो गए, तो सीधा सीधा ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया। दूसरा, यहाँ पर ये बात तो सही ही है आपकी, तो यहाँ पर ये बात तो आपकी ठीक ही है कि भाई 36 से 51 तक चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं।
भाग 4 के अंतर्गत। 38 में 44, ये भी बात सही है भाई, 44वें संविधान संशोधन में 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया था, एकदम ठीक बात है। अच्छा, आपको पता है कि 86वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? 2002 में हुआ था। तो यहाँ पर 2001 क्यों लिखा है? 2002 में हुआ था। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का प्रावधान निहित है, 2002 में ही हुआ था, आप सभी लोगों को पता ही है ना। मैं सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, सुनीता मिश्रा जी कह रही हैं कि मैं सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है, एकदम सही बात है, आपको सत्य ही बोलना है, ठीक है। सत्य वचन की घड़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर सत्य वचन की घड़ी में आप देखेंगे कौन सा सत्य, 1 और 4 असत्य दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना जी। चलिए 2 और 3 आपके सही हैं, यहाँ पर विकल्प कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आप सभी लोग बताएं, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? अभी नीति निदेशक तत्व पर तुरंत आ जाएंगे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपको केवल ट्रेलर की तरह, जैसे मूवी में मूवी पहले रिलीज नहीं होती है, पहले आपको ट्रेलर दिखाया जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, पहले आपको ट्रेलर दिखाया जाता है, फिर उसके बाद में फिर आप देखेंगे पूरी मूवी आपको दिखाई जाती है। तो अभी ये ट्रेलर जो है 2 क्वेश्चन का है। चलिए, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, 7वीं अनुसूची। जल्दी बताएं आप सभी लोग जी। हाँ जी, बताइए भाई। हाँ, ट्रेलर में ही मजा आ रहा है कि नहीं? कई मित्र कह रहे हैं सर ट्रेलर में ही मजा आ जा रहा है, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व। अच्छा, कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आप सभी लोगों को पता है कि जिस तरीके से अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें, तो मौलिक अधिकार जो है वो किसकी बढ़ोतरी करता है? किस लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है? राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। राजनीतिक लोकतंत्र या राजनीतिक न्याय को स्थापित करने की बात करता है, राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो क्या करते हैं? सामाजिक और आर्थिक न्याय या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं। और सामाजिक और आर्थिक, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, सामाजिक और आर्थिक की बात चल रही है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र या न्याय, लोकतंत्र या फिर न्याय स्थापित करने की बात चलती है। स्थापना पर बल की बात। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, किसी भी देश में अगर सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ? निम्न और उच्च वर्ग में विभेद की स्थिति नहीं है, ठीक है ना। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ? ऊंच नीच का जो हमारे यहाँ विभेद की स्थिति दिखाई पड़ती है वो नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ जातियों में वर्गीकरण की वजह से कई प्रकार की जातियों को निम्न जाति के रूप में देखा जाता है। हमारे यहाँ कुलीन वर्ग का शासन दिखाई पड़ता है, जिसके अंतर्गत कई सारी जातियों को, कई सारे समुदाय को हे की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय जैसी परिकल्पना जो हमारे यहाँ है, अभी उसका शीर्षतम रूप नहीं दिखाई पड़ता है। वहीं अगर बात करें किसकी, वहीं बात करें आर्थिक लोकतंत्र की, तो आपको पता है कि धन को कमाने का सबका अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और किसी प्रकार की अगर आर्थिक न्याय नहीं हो पा रही है, अगर कोई व्यक्ति धनी से और धनी होता जा रहा है, कुछ समुदाय के लोग धनी से और धनी होते जा रहे हैं, कुछ समुदाय के लोग निम्न, मतलब कि कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति में सबसे कमजोर वर्ग से और कमजोर होते जा रहे हैं, मतलब उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में उस देश में आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये दोनों चीजें अगर स्थापित हो जाती हैं, जैसे महिलाओं को लेकर के समाज में जो अभी वर्तमान भारतीय समाज की बात करें तो जो दृष्टि है उसमें परिवर्तन आ जाए, पुरुष और महिला दोनों को समान दृष्टि से देखा जाए। बायोलॉजिकल आधार पर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन समान दृष्टि से देखा जाए। ट्रांसजेंडर को भी अपने समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाए। सामाजिक न्याय के ही अंतर्गत ट्रांसजेंडर की बात की जाए। जिस तरीके से वर्तमान में परिस्थितियां बदल रही हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, उसमें एलजीबीटी समुदाय को भी हे की दृष्टि से न देख करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात की जाए और उनके अंदर हो रहे प्राकृतिक परिवर्तन को स्वीकार किया जाए। तो आप देखेंगे अपने यहाँ सामाजिक न्याय की जो परिकल्पना है वो स्थापित हो पाएगी। अगर ये स्थापित हो सकता है तो फिर ऐसे कंडीशन में जो हमारा राज्य होगा वो कल्याणकारी राज्य के रूप में दिखाई पड़ेगा, और उसी के आदर्श रूप की व्याख्या हमें डीपीएसपी में दिखाई पड़ती है। तो आदर्श रूप हमें कहां पर दिखाई पड़ता है? डीपीएसपी में। राज्यों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि आप सभी लोग नीति निर्माण करते समय ये जो डीपीएसपी के प्रावधान है
इनको आप ध्यान में रखेंगे, इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से आपने देखा होगा कि राज्य अगर नीति का निर्माण करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में ये होता है कि आप जो है देखेंगे कि राज्यों को विशेष तौर से इस प्रकार की चीजों पर ध्यान देना होता है। ठीक है ना जी, ठीक है। हाँ जी, क्या चीज, टेस्ट की कॉपी उधर से मिलेगी, उधर जाइए। हाँ जी, तो चलिए यहां पर आप देखिए, यहां पर सही क्या होगा, यहां पर ए सही होगा। ठीक है ना जी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत सही होंगे। चलिए भाई, अब हम सभी लोग समझने की कोशिश करते हैं भाई। हाँ जी, कई मित्र कह रहे हैं सर अपने इंडिया में समलैंगिक विवाह अभी परमिशन नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी चीजें, समलैंगिक विवाहों को, समलैंगिक विवाह की मान्यता को देना, ये काम किसका है, संसद का है। देखिए दोस्तों, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट अत्यधिक न्यायिक सक्रियता भी करेगा। तो जो तीनों पिलर हैं ना हमारे यहाँ के, कहते नहीं है कि भाई न्यायपालिका और विधायिका और उसके साथ साथ में कार्यपालिका। अब चार पिलर, हालांकि लोकतंत्र में आप देखेंगे कि मीडिया को भी जोड़ा जाता है, लेकिन बेसिकली तीन पिलर की बात करते हैं। तो तीनों लोगों को आप देखेंगे स्वतंत्रता दी गई संविधान में, तीनों पिलर को स्वतंत्रता दी गई है। और एक प्रकार से आप देखेंगे कि तीनों के लिए शक्तियों का बंटवारा भी किया गया। अब ऐसे कंडीशन में अत्यधिक न्यायिक सक्रियता होगा और समलैंगिक विवाह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ही सारा डिसीजन दे देगा, तो फिर संसद का क्या रोल रह जाएगा ना। तो इसी वजह से संसद, आप सभी लोगों को पता है कि संसद का अपना एक, संसद की अपनी एक जिम्मेदारी है और संसद ही देश में नियम कानून को बनाने के लिए अग्रणी संस्था के रूप में काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मना कर दिया कि भाई हम समलैंगिक विवाह के ऊपर अभी कोई काम या दिशा निर्देश नहीं दे सकते, वो अधिकारिता क्षेत्र जो है संसद का। चलिए यहां पर डीपीएसपी की बात करते हैं। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, या राज्य की, आप यहां पर ऐसे कह दें, राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत। अब यहीं से तोड़िए आप, राज्य की यानी राज्य कोई भी हो, ठीक है। राज्य की मतलब, इसका मतलब ये राष्ट्रीय स्तर की भी बात चल रही है। राज्य की परिभाषा में आपको पता है, ना केवल राज्य के विधानमंडल आते हैं, इसके साथ साथ आप राष्ट्र के अंतर्गत या संघ के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की बात करते हैं या फिर संसद की बात करते हैं। तो आप देखें, राज्य में ना केवल स्टेट असेंबली आती है, इसके साथ साथ में संसद भी आ जाएगा, हमारा जो है राज्यसभा भी आ जाएगा। तो जब अगर संसद में किसी प्रकार की नीति का निर्माण होगा, तो जो निदेशक सिद्धांत अभी आपको बताए जाएंगे 36 से लेकर के 51 तक, वो सभी उसमें निहित समस्त बातों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। कौन, राज्य करेंगे। राज्य मतलब राज्य विधानमंडल भी, राज्यसभा भी, लोकसभा भी, ठीक है ना। इन बातों को आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। सर जी साउंड स्लो हो गया, प्लीज वॉइस तेज कर दीजिए। साउंड स्लो आ रहा है, साउंड स्लो आ रहा है। अच्छा, टेक्निकल टीम से अभी मैं कह के ठीक करवा रहा हूँ ना, साउंड को थोड़ा सा और ठीक किया जाए। हाँ जी, आज दरअसल में हमारे एक टेक्निकल टीम के मेंबर नहीं है, इस वजह से। अच्छा, आवाज तो अभी आ रही है ना आपकी, मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको, अभी आवाज आ रही है मेरी। कितने ऐसे मित्र हैं, कमेंट बॉक्स पे जाइए, कितने ऐसे मित्र हैं जिनको आवाज हमारी क्लियर आ रही है। ठीक है जी, वॉइस क्लियर तो आ रही है। हाँ जी, वॉइस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा अभी आवाज अगर स्लो आ रही है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में हमें जो है, हमें अपने मोबाइल फोन का आवाज बढ़ा लेना, ठीक है। चलिए मैं माइक को थोड़ा सा और ऊपर कर ले रहा हूं, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, तो राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत। अब देखिए इसमें इसको बनाया क्यों गया है, सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए। मैंने आपको बता ही दिया भाई। देखिए किसी भी देश में अगर सामाजिक न्याय नहीं है, ठीक है, तो फिर आर्थिक न्याय नहीं हो सकता, और आर्थिक न्याय नहीं है तो फिर राजनीतिक न्याय नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये तीनों न्याय आपस में जुड़े हुए हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा पहले राजनीतिक न्याय दिया गया है, पहले राजनीतिक न्याय या राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात की गई। अब देखिए राजनीतिक न्याय की का अगर एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अधिकारों को लेकर के बता दिया गया है कि इस व्यक्ति का, मान लीजिए जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम के व्यक्ति को कह दिया गया है कि आपको सांस लेने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको लोकसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार है, आपको विधान सभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार है, ठीक है। आप अपने मनपसंद के प्रतिनिधि को विधानमंडल में भेज सकते हैं, संसद में भेज सकते हैं। आपने ए नाम के व्यक्ति को बता दिया। अब ए नाम के इन्हीं के
एक ही जात के कई सारे लोग होंगे, ए स्टार वाला होगा, ए डबल स्टार वाला होगा, ए ट्रिपल स्टार वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। सब लोग सोचेंगे कि अच्छा ऐसी व्यवस्था हमारे लिए कर रखी है संविधान ने, तो सभी कहेंगे कि हाँ कर रखी है। तो ऐसे कंडीशन में सभी लोग अपने मनपसंद के नेता को चुन के कहाँ भेजेंगे, भेजेंगे संविधान में। अब देखिए इस वर्ग के, यानी ए नाम का कोई व्यक्ति है, किसी वर्ग से संबंधित है, तो उसका उत्थान हुआ, उसका राजनीतिक उत्थान हुआ। अब राजनीतिक उत्थान होने पर आप देखेंगे इसको अपने अधिकारों के बारे में पता चल गया। अब ये राजनीतिक उत्थान हो गया, तो ऐसे कंडीशन में फिर समाज में इसकी प्रतिष्ठा क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। समाज में कोई इसको हे की दृष्टि से नहीं देखेगा दोस्तों। और समाज में जब एक प्रकार से सामाजिक समरसता हो जाती है, तो आप देखेंगे सामाजिक समरसता के ही कंडीशन में किसी व्यक्ति के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो सकारात्मक हो जाता है, ठीक है। अब इनको सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गया, सामाजिक मान सम्मान मिलने लगा, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगा। भाई चंद्रशेखर रावण जी की बात करें तो चंद्रशेखर रावण जी को दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अभी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिल गया, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो गया, और वो चाह रहे हैं कि अपने वर्ग के लोगों का सामाजिक न्याय भी कर सकें। राजनीति के माध्यम से सामाजिक न्याय को प्रखर करने के लिए संसद में अपनी आवाज को चंद्रशेखर रावण जी उठा रहे हैं अभी वर्तमान में, ठीक है। तो राजनीतिक न्याय मिला, अब सामाजिक न्याय पर वो संसद में बोल रहे हैं कि सर अभी वर्तमान में एससी एसटी समुदाय की काफी इस समय दयनीय स्थिति है सर, हमें उनके ऊपर और काम करना चाहिए, ठीक है। और वर्तमान में दिखाई भी पड़ता है। तो राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे ही हुआ, वैसे उस वर्ग का सामाजिक सशक्तिकरण भी दिखाई पड़ेगा, जैसे कि यादव समाज के लोगों का दिखाई पड़ता है। भाई एक चीज बताइए, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि अखिलेश यादव ने केवल यादव समाज को ही आगे बढ़ाया, लेकिन काफी हद तक आप देखेंगे कि यादव समाज जो है पिछड़े वर्ग से अब जनरल कास्ट की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर और जातियों की अपेक्षा की तुलनात्मक बात करें तो मुझे लगता है कि यादव समाज की जो कंडीशन दिखाई पड़ती है वो पिछले 20 वर्षों में अभी वर्तमान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो उत्तरोत्तर वृद्धि दिखाई पड़ती है। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा की भी बात करें और राजनीतिक प्रतिष्ठा की भी बात करें, तो ये चीजें होती हैं कि आप जब राजनीतिक न्याय देते हैं तो सामाजिक न्याय अपने आप ही आ जाता है। और समाज में न्याय अगर आपको मिल गया दोस्तों, तो आर्थिक न्याय भी हो जाएगा। फिर आप कोई काम करेंगे और सभी उस काम में सभी लोग इंटरेस्ट लेंगे, आपके काम को किसी प्रकार की विभेदता की स्थिति नहीं होगी। अब आर्थिक न्याय से भी आप सामाजिक न्याय पर आ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पैसा हो गया, ठीक है, और आप विधायकी का चुनाव लड़ गए या फिर आप सांसदी का चुनाव लड़ गए, तो आपके पास पैसा हुआ, यानी आर्थिक न्याय हुआ, एक प्रकार से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हुई। फिर आपने राजनीतिक स्थिति मजबूत कर ली, और राजनीतिक स्थिति मजबूत होते ही समाज में आपका रसूख हो गया, कोई आपको हे की दृष्टि से नहीं देखेगा, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से तीनों न्याय आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब यहां पर देखिए आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की जाती है। भारत को एक कल्याणकारी राज्य, भारत को कल्याणकारी राज्य की बात क्यों कही गई है? क्योंकि आपको पता है कि भारत देश काफी लंबे समय तक गुलामी के दौर से गुजरा है। यहाँ के जितने भौतिक संसाधन थे सब तो लूट के ले गए अंग्रेज लोग। अब दोस्तों अब लूट के ले गए तो भौतिक संसाधन जो बचे हुए हैं, उन भौतिक संसाधनों का उचित आवंटन करना किसकी जिम्मेदारी थी? ये संविधान निर्माताओं की जिम्मेदारी थी। संविधान निर्माता ये कह के गए भाई, अभी आप डीपीएसपी में देखेंगे कि जो अपने यहाँ भौतिक संसाधन है उनके वितरण को लेकर के भी कहा गया है कि इस प्रकार से उचित आवंटन होना चाहिए। किसी एक खास पर्टिकुलर समुदाय या व्यक्ति को ना उसका जो है दे दिया जाए कि इतना अधिक हो जाए कि वो उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होती जाए और जो अन्य वर्ग के लोग हैं वो जो है गरीब होते जाएं। तो उचित आवंटन की भी बात की गई। दूसरी बात आप देखें यहाँ पर एजुकेशन की कमी है, यहाँ पर आप देखें एक प्रकार से एक समान नागरिक संहिता की कमी है, महिलाओं के एक प्रकार से राजनीतिक उत्थान की कमी दिखाई पड़ती है, सामाजिक उत्थान की कमी दिखाई पड़ती है। एससी एसटी समुदाय की बात करें तो वो भी अपने यहाँ हाशिए पर हैं, ठीक है, गरीब वर्ग के लोग हाशिए पर ही हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो भारतीय राज्य की अब राष्ट्र की जो अवस्था थी आजादी के समय, उस समय की अवस्था क्या थी? उस समय की अवस्था ये थी कि हमें अपने राष्ट्र को किसी तरीके से कल्याणकारी राज्य में बदलना है। और ये बातें आप देखेंगे केवल मौलिक अधिकारों के माध्यम से ही नहीं दी जा सकती थी। मौलिक अधिकार तो व्यक्ति विशेष को दी गई हैं, व्यक्ति विशेष को प्राप्त एक प्रकार से राजनीतिक जो है उसको लाभ है, या फिर राजनीतिक न्याय की ओर बढ़ने के लिए जो है एक प्रकार से अस्त्र हैं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है ये राज्य की दी गई है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष को बढ़ावा देने की बात नहीं कही गई है। कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि राज्य अपने यहाँ नीति निर्माण करें, तो एक प्रकार से सामाजिक और आर्थिक न्याय की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए इन नीतियों को लागू करें, ऐसा राज्य को कहा गया है, ठीक है ना जी। यहां पर देखिए
सर एजुकेशन सिस्टम में बदलाव, एकदम सही बात है, बदलाव जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि एजुकेशन को सरकार द्वारा टैक्स फ्री कर देना चाहिए। एजुकेशन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, कॉपी है, कलम है, किताब है, ठीक है, पेन है, जो भी चीजें हैं सब फ्री कर देना चाहिए। क्योंकि अगर एजुकेशन आपने दे दिया दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति को अगर आपको दिन दुगना चार चौगुना करना है, तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए वहां का एजुकेशन सिस्टम आप सही कर दीजिए, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि टेक्निकल एजुकेशन को भी प्रमोट करिए, ठीक है। अब जैसे एआई का जमाना है, आप सोचिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर हम अपने राष्ट्र को कहां ले जाएंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी से परिचित करवाइए। कंप्यूटर तो चलिए अब काफी पुराना हो गया, कंप्यूटर में ही वर्ड आप देखेंगे कई सारे वर्जन आ गए, अब तो 6G टेक्निक हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे डेटा से संबंधित, अभी तो डेटा एनालिस्ट का काफी ज्यादा चर्चा चल रहा है, उसकी भी जानकारी होना चाहिए लोगों को, एआई की जानकारी होना चाहिए लोगों को। तो इस क्षेत्र में यानी तकनीकी के क्षेत्र में अगर एजुकेशन पर काम हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में होना ही चाहिए, और सारी चीजें बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, राज्य का कर्तव्य ही है। देश के शासन के लिए विशिष्ट नीति निर्देश, दिशा निर्देश और निर्देश आवश्यकता। देखिए देश के शासन के लिए आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी नीतियों की जरूरत थी जिन नीतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है आगे बढ़े, इस वजह से ये सारी बातें हमें राज्य के नीति निदेशक तत्व में दिखाई पड़ते हैं। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 तक हमें नीति निदेशक तत्व दिखाई पड़ते हैं। कहां से लिए गए, अगर आपसे पूछा जाए कहां से लिया गया, तो आयरिश संविधान से लिया गया है। भाई डीपीएसपी की बात हमें आयरलैंड से दिखाई पड़ता है, लेकिन आयरलैंड कहां से लेता है, आयरलैंड आप देखेंगे स्पेनिश संविधान से लेता है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन आयरलैंड ने कहां लिया, आयरलैंड ने कहां से लिया, तो स्पेन से लिया है। कहां से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से आयरलैंड ने ले रखा है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के एप्लीकेशन की बात करता है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि भाई राज्य जो है अगर नीति निर्माण करेंगे तो जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से काम करेंगे। चाहे एजुकेशन की बात हो, भाई 6 से 14 वर्ष के मध्य में जो बच्चे हैं उनको लेकर के, उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने को लेकर के राज्य ने जो कदम उठाए हैं, चाहे वो आरटीई की बात करें, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात करें। अब ऐसे कंडीशन में राज्य ने क्यों ऐसा एजुकेशन एक्ट बनाया है, चूंकि आपको पता है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। ये कहा भी गया था 45 में अगर देखेंगे तो बच्चों के देखभाल की बात की गई थी कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके शैशवावस्था की देखभाल कौन करेगा, राज्य करेगा। वहीं अगर श्रम कानूनों की बात करें तो आप देखेंगे डीपीएसपी के ही विधानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कानूनों को बनाया। यहां पर देखिए भाई पृष्ठभूमि की बात करें तो आयरिश संविधान से लिया है, अनुच्छेद 45 हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। आयरिश संविधान का वहां हमने लिया है, और इन्होंने कहां से लिया है, इन्होंने स्पेन से लिया है, ठीक है ना। आयरिश संविधान वालों ने स्पेन से लिया है। सिद्धांत के वर्गीकरण की बात करें तो वैचारिक स्रोतों के आधार पर आप देखेंगे, देखिए बहुत सारे आर्टिकल दिए गए हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो अलग अलग कैटेगरी की दिखाई पड़ती है। जैसे पहली विचारधारा समाजवादी दिखाई पड़ती है, जिसमें समाजवाद को ज्यादा जो है बल दिया गया है, समाज केंद्रित नीतियों को ज्यादा बल दिया गया है। गांधीवादी विचारधारा, गांधी जी ने कहा कि भाई गांवों का विकास होना चाहिए, ठीक है, कुटीर उद्योग का विकास होना चाहिए। अब कुटीर उद्योग जो है, गांधी जी मशीनीकरण के खिलाफ थे। अब गांधी जी की अगर बात करें दोस्तों तो गांधी जी का कहना था भाई कि गांवों का विकास होना चाहिए, ठीक है। गांधी जी तो भाई बहुत शानदार बात कहते थे, गांवों का विकास होना चाहिए, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि गांवों का विकास होना चाहिए, और इसी के क्रम में इन्होंने कहा कि कुटीर उद्योग का विकास होना चाहिए, ठीक है, कुटीर उद्योग का विकास होना चाहिए। और इन्होंने कहा दोस्तों कि मशीनीकरण को हम प्रमोट नहीं करते। इन्होंने कहा कि मशीनीकरण जो है लोगों की नौकरियां छीन लेता है। गांधी जी बड़े दूरदर्शी लोग थे भाई, गांधी जी की बात करें तो बड़े दूरदर्शी दिखाई पड़ते हैं। मशीनीकरण का विरोध, ठीक है, मशीनीकरण का विरोध इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि मशीन अगर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में हमारे समाज में जो कुटीर उद्योग हैं या लघु उद्योग हैं उनका ह्रास हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। और वर्तमान में ऐसी चीजें दिखाई भी पड़ती हैं। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का विजन हमें वर्तमान में दिखाई ही पड़ता है। उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांत की बात करें तो हमें कई सारे आर्टिकल ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो उदारवादी सिद्धांत को बल देते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता ही है कई सारे आर्टिकल ऐसे दिखाई पड़ते हैं जो हमें उदारवादी सिद्धांत को बल देते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है जी। चलिए यहां पर अब मुझे लगता है आपको एक बढ़िया सा विजन आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डीपीएसपी का जो है डीपीएसपी को फ्रेम किया गया है। मुझे लगता है कि विजन आपको समझ में आ गया होगा कि डीपीएसपी को फ्रेम करने का रीजन क्या है, ठीक है ना। हाँ जी,
डीपीएसपी को फ्रेम करने का रीजन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं भाई कि और क्या क्या बातें हैं। चलिए देखिए, आर्टिकल 36 में आपको पता है कि राज्य की वही परिभाषा दी गई है जो आर्टिकल 12 में दी गई है। राज्य में मैंने कई सारी चीजों को बताया ही है, ठीक है ना जी। भाग 4 में 36 से लेकर के 51 तक सारी बातें दी गई हैं। अब देखिए, राज्य की वही परिभाषा होगी जो आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 12 में जैसी परिभाषा राज्य की है, जैसी परिभाषा राज्य की है, वही परिभाषा यहां पर भी लागू होगी, ठीक है ना जी। राज्य की है वैसी ही यहां भी है, ठीक है, वैसी ही यहां भी है। इतनी बात आपको याद रखना है। एकदम झूम जाइए, एकदम बढ़िया से क्लास करते मजा आ जाएगा, ठीक है। 37 में कहा गया दोस्तों कि जितने भी राज्य हैं, राज्य की सरकारें हैं, या राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे लोकसभा है और उसके साथ साथ राज्यसभा है, ये सभी अगर नियम कानून बनाएंगे तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, ठीक है ना जी। यहाँ पर देखिए, विधि बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य की ड्यूटीज बताई गई है कि इन सिद्धांतों को 37 में कहा गया कि लागू करते समय इनको ध्यान में रखना है, ठीक है सर। बस लिखित रूप में टिक ही बट अमल में कहाँ है। अच्छा, कई मित्र कह रहे हैं कि सर बस लिखित रूप में ठीक ही है बट अमल में कहाँ है। अच्छा, डीपीएसपी की बात आप कर रहे हैं। हाँ जी, डीपीएसपी में तो हाँ सही कह रहे हैं आप। देखिए, अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें दोस्तों ऐसा है ना, औपचारिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं अपने यहाँ, ठीक है ना। औपचारिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं अपने यहाँ। अपने यहाँ दिखावा बहुत होता है, उसके व्यवहारिक रूप को कोई ध्यान देता नहीं। जैसे मौलिक अधिकार, आपको क्या लगता है कि मौलिक अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने के स्तर पर लोकसभा या फिर आप देखें सुप्रीम कोर्ट तो चलिए बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट तो ध्यान देता ही है। मौलिक अधिकारों की रक्षा अपने यहाँ क्या हो पाती है क्या? कई सारे मौलिक अधिकार हैं जिनका हनन दिन प्रतिदिन हो रहा है, ठीक है। तो वो बातें तो सही हैं, लिखित तो बातें हमें दिखाई पड़ती, इनका व्यवहारिक प्रयोग तो हमें नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। 38 की बात करें तो यहाँ पर 38 में देखिए, 44वें संविधान संशोधन में इसकी भाषा में परिवर्तन किया गया, ठीक है ना जी। 44वें संविधान संशोधन में आप देखेंगे कि इसकी भाषा में परिवर्तन किया गया। अब यहाँ पर इसकी भाषा में परिवर्तन क्या दिखाई पड़ता है? इसकी भाषा में परिवर्तन की बात करें तो देखिए, पहले क्या लिखा था? राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर। यहाँ पर देखिए, राज्य जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सामूहिक रूप से, यहाँ पर समूह को बल दिया गया कि लोगों के समूह को व्यापक स्तर से सामूहिक रूप से, हाँ जी, व्यापक स्तर से सामूहिक रूप से बात की गई है कि लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने की बात की गई है। तो 38 में आप देखेंगे कि इसकी भाषा में परिवर्तन किया गया। एक मित्र कह रहे हैं कि सर जी, आरओ धरना में जब पुलिस वाले दौड़ा के पीट रहे थे तब सारे मूलाधिकार गायब थे। एकदम सही बात है भाई। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, ईमानदारी से बताइए, कितने ऐसे मित्र हैं जिनको ये पता है कि पुलिस वालों को मारने का अधिकार नहीं है? कितने ऐसे मित्र हैं जिनको इस बात से परिचित हैं कि पुलिस वालों को मारने का अधिकार आपको नहीं है, ठीक है। आप देखिए, अगर नजरबंद किए गए, मान लीजिए आप आतंकवादी हैं, ठीक है, अब भगवान न करे कि आप हो ऐसा, ठीक है ना, आपके साथ तो ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, लेकिन आप बताएं, जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी, आपको क्यों कहेंगे हम, आप तो इतने सज्जन व्यक्ति हैं, मान लीजिए कोई आतंकवादी है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में पुलिस वालों को मारने का अधिकार है, लेकिन सामान्य नागरिक को पुलिस वालों को मारने का अधिकार नहीं है, ठीक है। किसी भी कंडीशन में आप देखेंगे सामान्य नागरिक को पुलिस वाले को मारने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना जी। हाँ जी, यहाँ पर ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में अब देखिए, अब लेकिन उसके बाद भी पुलिस वाले मारते रहते हैं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि पुलिस वालों को मारने का कतई अधिकार नहीं है, ठीक है ना जी। हाँ, भारत के नागरिक के पास बड़ी पावर है, आप टैक्स पे करते हैं, भले ही आप डायरेक्ट टैक्स पे ना कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट
टैक्स जो है पे करते हैं और उसी टैक्स के पैसे से उनको वेतन दिया जाता है। आपका ही पैसा खाएं, आपको ही मारें, ये कहाँ का विधान है? भारतीय लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पता है जनता मालिक होती है, और जनता का तात्पर्य क्या है? नागरिक की बात चल रही है, नागरिक के पास बड़ी पावर होती है, ठीक है। राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। अब यहाँ पर देखिए किस दिशा में कार्य करने की बात की गई है, यहाँ पर देखिए। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली बात किसकी की गई है? 38 की बात करें तो लोक कल्याण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? लोक कल्याण की। अगर संक्षिप्त में कोई आपसे पूछे कि अनुच्छेद 38 में किसकी बात की गई है? लोगों के कल्याण की बात की गई है। किसकी? लोगों के कल्याण की बात की गई है, जन समुदाय के कल्याण की बात की गई है, ठीक है ना जी। सर क्या कार्यवाही हो सकती है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले अगर आप आप कहना चाह रहे हैं कि पुलिस वाले अगर आपको पीट देते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना है, आपको डायरेक्ट उनके खिलाफ ही एफआईआर करना, ठीक है ना। हाँ, कि उन्होंने, अब तो देखिए कई सारी धाराएं चेंज हो गई, आपको पता ही होगा कि उन्होंने आपको जो है एक प्रकार से शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाया है। आप डायरेक्ट जाके कंप्लेन करिए। अगर वो नहीं सुनते हैं तो जिले का एसएसपी होता है, उसके उसके ऑफिस में जा सकते हैं, या फिर उसके हेल्पलाइन नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट जाके जो है उसी के स्टेशन में कंप्लेन करना है, आपको खुद हाथ नहीं उठाना है। क्योंकि अब देखिए ऐसे कंडीशन में हाथ तब उठा सकते हैं किसी पुलिस वाले के ऊपर जब आपको लगे, चूंकि उसमें आईपीसी में लिखा भी था, अब तो आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आ गया, उसमें लिखा था कि जब आपको ये लगने लगे कि आपको वो पूरी तरीके से मारने जा रहा है, ठीक है ना, तब आप सेल्फ डिफेंस का आपको राइट दिया गया है, अन्यथा आपको सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं दिया गया है। इस मामले में वर्दीधारी को ज्यादा पावर दी गई है। सेल्फ डिफेंस के आधार पर तभी पुलिस वाले को आप मार सकते हैं जब आपको लगे कि वो आपके जीवन जीने के अधिकार को पूरी तरीके से हरण कर रहा है, आपको मौत की घात उतार ही देगा, तब आप जो है सेल्फ डिफेंस के उसमें मार सकते हैं उसको, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ पर देखिए 39 का की बात करें या फिर 39 ए की बात करें तो सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है। एकदम ठीक बात है, जितने भी नागरिक हैं उनको आजीविका के पर्याप्त साधन जो है उनको उनका अधिकार है। अब ये कौन सुनिश्चित करेगा? ये स्टेट जो है स्टेट सुनिश्चित करेगा कि जितने नागरिक हैं सबको आजीविका का पर्याप्त साधन का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है ना। सबको ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहां पर आजीविका के पर्याप्त साधन को ये सब क्या कर सके, जो है एक प्रकार से अपना सके। दूसरा, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। मैंने आपको बताया था कि भौतिक संसाधन अपने पास लिमिटेड है। अब ऐसा ना हो कि केवल जियो वाले अंबानी जी ही सारा भौतिक संसाधन उठा ले जाएं, या फिर अडानी जी ही पूरा 1 रुपये बीघा जमीन लिखवा ले ना। हाँ जी, तो ऐसा ना हो, लेकिन अभी वर्तमान में व्यवहारिक प्रयोग इसका दिखाई नहीं पड़ता है। तो भौतिक संसाधनों का ऐसा उचित आवंटन की बात की गई है। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना। अब ये राज्य का कर्तव्य है, लेकिन क्या राज्य अभी वर्तमान में ऐसा दिखाई पड़ती है? राज्य अपने कर्तव्यों को पूरा करती दिखाई पड़ती? नहीं दिखाई पड़ती। पुरुषों और महिलाओं को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। पहले तो क्या होता था कि 8 घंटा अगर कोई महिला कर्मचारी काम करती है तो 8 घंटे का 8,000 रुपये, पुरुष कर्मचारी को 10,000 रुपये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को अगर समान कार्य किया है, समान समय दिया है, तो उतना ही वेतन मिलना चाहिए। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात की गई है। बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण ना होने देना, यानी बच्चों का जो बचपन है उसका जो है शोषण ना हो, ठीक है ना, इसकी बात की गई है, ठीक है। हाँ जी, लड़ाई झगड़ा से दूर रहें हम स्टूडेंट। कौन है भाई? सर विदाउट वर्दी में होने का इंतजार करेंगे तब पीट सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए एक पुलिस वाला सामान्य वर्दी में भी रहेगा लेकिन उसको वर्दीधारी ही माना जाएगा ना। हाँ, उसको वर्दीधारी ही माना जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 41 की बात करें। अब इसमें देखिए आपको अधिकार पता होना चाहिए अपने, ठीक है ना। अब पुलिस वाले ने आपको मार दिया, वो कुछ करना नहीं है, बस आपको जाना है कंप्लेन कर देना है, ठीक है। कंप्लेन क्या करना है? शारीरिक क्षति पहुंचाया है, ठीक है। अब आर्टिकल देख लीजिए, अभी तो चेंज हो गया है, पहले आईपीसी के अंतर्गत कुछ धारा होती थी, अब तो धारा चेंज हो गई है, ठीक है। आर्टिकल देख लीजिए यूट्यूब पर या फिर गूगल पर डालिए कि जो है शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कौन सी धारा लगेगी। जाइए पुलिस स्टेशन, बोलिए जाके कि इन्होंने हमको मारा है, ठीक है, और अनावश्यक मारा है, तो ऐसे कंडीशन में उसके खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। अब इनके लिए भी आप जानते हैं कि इन लोगों का भी रिकॉर्ड चेक किया जाता है। अब इनके जो अपर अधिकारी होते हैं वो भी इनका रिकॉर्ड चेक करते हैं ऐसे कंडीशन में, ठीक है जी। चलिए
हाँ, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 41 में बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। ठीक है, अब देखिए ऐसे कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप जो है आपके पास रोजगार नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, ऐसे कंडीशन में आपको रोजगार पाने का अधिकार 41 में दिया गया है। ठीक है, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करने, यहां पर आप कह सकते हैं कि कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है ना, पाने का अधिकार। कुछ ऐसी दशाएं उपलब्ध होती हैं, आपको पता है कोविड 19 में, भाई एक चीज बताइए, कोविड 19 में लोगों को एक प्रकार से आप देखेंगे व्यापक स्तर से जो है आर्थिक विषमता दिखाई पड़ती, व्यापक स्तर से लोग परेशान दिखाई पड़े। अब ऐसे कंडीशन में सरकार की जिम्मेदारी क्या थी, सरकार की जिम्मेदारी ये थी कि उनको कार्य का अधिकार, उनको एक प्रकार से काम जो है उनके लिए, रेहड़ी वालों के लिए आपने देखा होगा स्पेशल पैकेज सरकार ने दिया भी था, रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्पेशल सरकार ने पैकेज भी दिया था। ठीक है, एजुकेशन की व्यवस्था, बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट किया गया, सार्वजनिक सहायता कई प्रकार से आप देखेंगे 5 किलो राशन जो है फ्री वो दिया गया, तो सरकार ने ऐसी कंडीशन में काम किया भी। 42 की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे राज्य का काम न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान। यहाँ पर दो बातें आपको दिखाई पड़ती है, एक तो मेटर्निटी लीव की भी बात दिखाई पड़ती है, या फिर एक प्रकार से आप देखेंगे राहत की भी बात दिखाई पड़ती है, मातृत्व राहत की बात दिखाई पड़ती है। इसके अंतर्गत आप सभी लोग देखेंगे कि महिलाओं को सहायता राशि दी जाने की बात, या आंगनवाड़ी कार्यक्रम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप देखेंगे कई सारे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, इसमें महिलाओं को राहत देने की बात दिखाई पड़ती है। और आप देखेंगे कि राज्य का ये कर्तव्य होगा, भाई एक चीज बताए, गटर साफ करने वाला जो सफाई कर्मचारी है, ठीक है, राज्य का क्या कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि राज्य जो है उसको सेफ्टी इक्विपमेंट दे, राज्य ऐसे ही उसको गटर में ना फेंके, ऐसे ही गटर में ना डाले, क्योंकि वो काम करने की उचित दशा नहीं होगी, न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति नहीं होगी। तो आप देखेंगे इसमें राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने की बात इसमें करेगा 42 में। अच्छा, ये जितने बातें हैं ये किसके अंतर्गत दिखाई पड़ेंगी, आप यहाँ पर देखिए समाजवादी सिद्धांत है, ये समाज को केंद्र में रखते हुए ही दिखाई पड़ती है। यानी इसका मतलब क्या है, समाज को केंद्र में रख के, समाज को केंद्र में रख कर के बनाई गई विचारधारा, केंद्र में रख कर बनाई गई विचारधारा। तो इसमें आपने देखा होगा, इसमें आपने बनाई गई नीतियां भी ले सकते हैं, बनाई गई नीतियां, यहां पर जितनी बातें आपको दिखाई पड़ती होंगी, यहां पर व्यापक स्तर से सामाजिक हित की बात चल रही है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं चल रही है ना। तो समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत जितने आर्टिकल याद रखिएगा, पहला आर्टिकल हमें कौन सा दिखाई पड़े था 38, दूसरा 39 दिखाई पड़ा, और तीसरा कौन सा दिखाई पड़ा 41, ये भी समाजवादी है, समाजवादी अनुच्छेद, ठीक है ना, यानी समाजवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 42 में मैंने आपको बताया कि भाई न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने वाले, ठीक है, काम की न्याय संगत हमें जो है माहौल मिलना चाहिए, मातृत्व राहत की बात, यहाँ भी समाज के उस वर्ग को टारगेट किया जा रहा है जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। अनुच्छेद 43 की बात करें तो राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यहाँ पर श्रम कानून जितने भी बने हैं राज्य ने इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सभी श्रम कानूनों को बनाया है, याद रखिएगा, जितने भी श्रम कानून आपको दिखाई पड़ते हैं सब अनुच्छेद 43 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है ना जी। हाँ चलिए, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 43A की बात करें, यहाँ पर उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात की गई कि किस तरीके से। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको हम वर्कर नहीं बनाएंगे, किसी ए नाम का व्यक्ति, नहीं आप कहेंगे सर आप मतलब हम ही को वर्कर बना देते हैं, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति कोई वर्कर है, ठीक है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी के जो निदेशक मंडल के लोग हैं जो शासन और प्रशासन देखते हैं, वो आके ऐसे नियम बना देते हैं जो कर्मचारियों के लिए असहाय है, कर्मचारियों के लिए टॉलरेट करने वाले नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कर्मचारियों
कर्मचारियों की उचित दशा होगी, कर्मचारियों की एकदम अनुचित दशा हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी में नियम कानून बनाए जाते हैं तो उसमें कर्मचारियों का पार्टिसिपेशन होना भी जरूरी है। कभी आप लोग भी कोई कंपनी चलाइएगा तो एक बार कर्मचारियों से पूछ लीजिएगा कि ये नियम कानून बनाने जा रहे हैं, क्या ये आप सभी लोग इसको सह पाएंगे, टॉलरेट कर पाएंगे। तो किसी भी कंपनी में कर्मचारियों को ही शामिल नहीं किया गया और नियम कानून बना दिया गया तो फिर उस कंपनी का मतलब क्या है? वहां पर तो फिर एक प्रकार से शासकों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, निरंकुशता दिखाई पड़ती है। इसी बात को लेकर के आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी जी ने कहा कि कर्मचारियों की भी राय लेना जरूरी होगी, ऐसा नियम कानून बनाइए जहां पर कर्मचारियों की भी बात सुनी जाती हो। ठीक है ना जी। उद्योगों के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ताकि श्रमिक लोग जो है उस नियम कानून को क्या कर सकें, फॉलो कर सकें, उसका पालन कर सकें। यहां पर देखिए ये कब जोड़ा गया भाई, अगर 39A की बात करें तो आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया, संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। ठीक है ना जी। हाँ जी, चलिए अच्छा और बात करते हैं 47 की। यहाँ पर देखिए 47 भी दिखाई पड़ता है, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। भाई अगर हेल्थ की बात करें, पब्लिक हेल्थ की बात करें, पब्लिक हेल्थ के ही अंतर्गत आपने देखा होगा प्राइमरी सेंटर, जो आपने देखा होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, जितने भी आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिखाई पड़ते हैं वो सब अनुच्छेद 47 का ही इस्तेमाल करके बनाए गए। आपके क्षेत्र में बना होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, CMO की मीटिंग होती है तो ये सब बनाए गए हैं 47 को ध्यान में रखते हुए, चूंकि इसमें पब्लिक हेल्थ की बात की गई है। लोगों के पोषण स्तर को, अच्छा मिड डे मील योजना कितने लोगों ने सुना है? मिड डे मील योजना की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे मिड डे मील योजना भी इसी को ध्यान में रखते हुए की गई है। ठीक है ना। अब लोगों के पोषण स्तर को ऊपर उठाने के लिए मिड डे मील योजना दोस्तों बच्चों के लिए जो है आप देखेंगे कि शुरू की गई थी सरकार द्वारा, तो यहाँ पर 47 का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है ना जी। अब पीडीएस की भी बात कर सकते हैं भाई, पीडीएस सिस्टम जो है हमें 47 के अंतर्गत ही दिखाई पड़ती है। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए 40 की, अब यहाँ पर बात आती है गांधीवादी विचारधारा की। अगर गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश की बात करें तो यहाँ पर 40 में देखेंगे ग्राम पंचायतों की बात की गई है। ठीक है ना जी। यहाँ पर आप देखें ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। भाई गांधी जी की कई सारी बातों को आप देखेंगे कि DPSP में शामिल किया गया है। संविधान निर्माताओं ने कहा कि गांधी जी की बातों को अगर शामिल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं गांधी जी की जो विचारधारा है वो एक प्रकार से निष्प्रभावी दिखाई पड़ेगी। तो गांधी जी की बातों को हमें राज्य के सिद्धांतों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल करना चाहिए, ताकि राज्य कभी अगर अपने यहाँ का नीति निर्माण करें तो गांधी जी के सिद्धांत को ध्यान में रखें। तो यहाँ पर देखे होंगे कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन, ठीक है ना जी, संशोधन 1993 की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें दिखाई पड़ता है क्या, हमें दिखाई पड़ता है यहाँ पर अनुच्छेद 40 के अनुपालन करते हुए सरकार यहाँ पर करती है। ठीक है। 43 की बात करें, अनुच्छेद 43 की, तो राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को, अभी हमने कहा भाई कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात गांधी जी ने पहले ही कह रखा है। गांधी जी ने कहा दोस्तों कि हम मशीनीकरण को बढ़ावा नहीं देंगे भाई। ठीक है, हमें मशीनीकरण को बढ़ावा नहीं देना है, इससे गांव क्षेत्र के जो रोजगार के, जो पैसा कमाने के जरिया हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, रोजगार के जो इनकम के जो स्रोत हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 43B की बात करें, सहकारी समितियों की बात की गई है, इसको 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया है। ठीक है, 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया है। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंध को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों के माध्यम से सरकार के बहुत सारे काम जो है वो आसान हो जाते हैं। आप सभी लोगों को पता है सहकारी समितियां सरकार के लिए भी काम करती हैं। ठीक है ना जी, सरकार के मिशन को भी पूरा करती हैं। अनुच्छेद 46 की बात करें तो राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगी। भाई EWS की व्यवस्था की बात करें, SC/ST एक्ट की बात करें, ठीक है ना, 1989 की SC&ST एक्ट 1989 की बात करें, EWS रिजर्वेशन की बात करें,
ठीक है। ओबीसी रिजर्वेशन की बात करें, सब कहाँ दिखाई पड़ता है, 46 को इम्प्लीमेंट करने की ही बात इसमें दिखाई पड़ती है ना जी। चलिए 47 की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, राज्य दोस्तों आपको पता है राजस्व सबसे ज्यादा वसूली हमें शराब से होती है, ठीक है। राज्य में आप देखेंगे शराब की अगर बिक्री होती है तो सबसे ज्यादा पैसा राज्य यहीं से कमाते हैं, ठीक है। लेकिन अब राज्य की मजबूरी है दोस्तों, राज्य के पास भी रेवेन्यू नहीं होता है, वैसे कंडीशन में शराब ही बेच के रेवेन्यू कमाते हैं, लेकिन फिर उसके एवज में देखेंगे पब्लिक हेल्थ के ऊपर काफी काम भी करना पड़ता है। तो यही सब आप देखेंगे 47 में सारी बातें दिखाई पड़ती हैं। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं, हाँ एक और अनुच्छेद है 48, इसमें क्या है, ये गांधीवादी विचारधारा ये भी है, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, ठीक है ना जी। यहां पर देखिए, यहां पर गायों बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने, ठीक है, तथा मवेशियों को पालने और उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ठीक है। तो ये भी गांधीवादी की विचारधारा है। गांधी जी ने कहा दोस्तों बकरी जो है वो गरीबों की माँ होती है, ठीक है। कितने ऐसे मित्र हैं जो जो इस बात से परिचित है, गांधी जी बकरी पालन को बड़ा बढ़ावा देने की बात करते हैं, गौ पालन को बढ़ावा देने की बात करते हैं। गांधी जी का कहना है कि गौ पालन करेंगे तो गौ पालन से आपको दूध तो मिलेगा ही, दूध से उत्पादित कई प्रकार के सामान भी खाने को मिलेगा, पनीर हो गया, पनीर की सब्जी आप लोगों को पसंद ही होगा, पनीर खाने को मिलेगा, दही खाने को मिलेगा, मक्खन खाने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आप सभी लोग देखेंगे कि गाय के गोबर से आप जो है कृषि क्षेत्र में खाद्य का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उपले भी बना के बेच सकते हैं, आप सभी लोग देखे होंगे। तो गाय से गोधन की बात इन्होंने की, बकरी पालन की बात की, अन्य जो दुधारू पशु हैं उनको पालने की बात यहाँ पर दिखाई पड़ती, ठीक है ना जी। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश की बात करते हैं कि उदार बौद्धिक सिद्धांत, इसका मतलब क्या है कि इसमें इंटेलेक्चुअलिटी को प्रमोट किया गया, लिबरल है, नए समाजवादी विचारधारा की ओर दिखाई पड़ते हैं। हाँ जी बकरी गरीबों की गाय होती है, एकदम सही बात है, बकरी जो है वो गरीबों की गाय होती है। किसने कहा था, गांधी जी ने कहा कि बकरी पालन करिए बढ़िया से, ठीक है ना जी। हाँ जी चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 44 की बात करते हैं, इसमें एक समान नागरिक संहिता की बात की गई। अच्छा वो कौन सा राज्य है जो एक समान नागरिक संहिता को अभी वर्तमान में लागू कर चुका है, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा राज्य है जो अभी वर्तमान में एक समान नागरिक संहिता को लागू कर चुका है। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम है आप सभी लोगों के पास, 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। अनुच्छेद 45 की बात करें, एक समान नागरिक संहिता लंबे समय से अपने यहाँ चल ही रहा है भाई, चाहे वो शादी विवाह के नियमों को लेकर के बात हो या फिर आप देखेंगे अन्य क्षेत्रों में, एक खासकर अभी शादी विवाह के नियमों को लेकर के ही बात चल रही है, एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए। अनुच्छेद 45 की बात करें तो सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक जो शैशवावस्था है उसमें देखभाल और शिक्षा प्रदान करना ये राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य के कर्तव्य के अंतर्गत। कई मित्र कह रहे हैं सर ये उत्तराखंड है, नहीं जी आप अभी बताइए, इससे पहले आप देखिए सबसे पहले कहाँ पर दिखाई पड़ता है, गोवा में दिखाई पड़ता है, सबसे पहले गोवा में हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है जी। अभी गोवा में आप देखेंगे एक समान नागरिक संहिता इंप्लीमेंट होता हुआ, हाँ जी सबसे पहले गोवा में, अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में अगर कोई पूछे तो उत्तराखंड भी है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप देखेंगे उत्तराखंड भी दिखाई पड़ता है, तो 2 राज्य आपको दिखाई पड़ते हैं एक समान नागरिक संहिता के मामले। 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने की बात की गई कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना है, 48 में आप सभी लोगों को पता ही है। 48A की बात करें, ये भी आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन में इसको भी जोड़ा गया है, ठीक है। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, एक तो पर्यावरण की रक्षा करना है आपको और सुधार भी करना है भाई। अपने यहाँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें, ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। और वो तो फिर हो जाएगा 1980 हो जाएगा ना। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ दिखाई पड़ती हैं, ये दिखाई पड़ती है अनुच्छेद 48 के ही अंतर्गत। अनुच्छेद 49 में आप देखेंगे राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना, लाल किला है, ताजमहल है, ये सब आप देखेंगे मूर्त धरोहर, मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब मूर्त सांस्कृतिक धरोहर को एक प्रकार से
एक प्रकार से इनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे विरासत हैं, ठीक है, इनसे हमारी पहचान जुड़ी हुई है। भाई अगर कोई ताजमहल देखने आता है, विदेश का कोई भी व्यक्ति आता है देखने, तो ऐसे कंडीशन में ये बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे देश में ताजमहल देखने आ रहे हैं, ठीक है, हमारे देश में लाल किला देखने आ रहे हैं, हमारे देश में भी कुछ ऐसे विरासत हैं जो बाहर से लोगों को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है अपनी ओर। इसकी रक्षा करना, इसको जो है एक प्रकार से क्या करना, इसको एक प्रकार से संरक्षित करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 50 की बात करें तो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना, यानी राज्य की जो है वो लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक की बात की गई है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, केटी शाह ने सर कहा है कि राज्य का नीति निदेशक तत्व एक चेक है जो बैंक सुविधा अनुसार अदा। एकदम ठीक बात है, केटी शाह जी ने कहा है ना जी। हाँ एकदम सही बात है, आप सही बोल रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए 51 में क्या कहा गया है। ये घोषणा करता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 में आप सभी लोगों को पता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर के प्रमोट करने की बात की गई है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा। अच्छा, इसी वजह से राज्य सरकार के ही आप देखेंगे विदेश मंत्रालय क्या करता है, विदेश मंत्रालय जो है कहीं भी अगर युद्ध की स्थिति होती है तो विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करें, ठीक है, क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति सौहार्द भाव रखें। ऐसे स्टेटमेंट भारतीय विदेश मंत्रालय क्यों जारी करता है, जो कि अनुच्छेद 51 में उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अब यहाँ पर देखिए डीपीएसपी में संशोधन कितना जगह हुआ है, तो 42वें संविधान संशोधन में 39 है, इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 43 है, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 48 है। तो पहले 4 जोड़ना है और फिर उसके बाद में 5 जोड़ देना है, ठीक है ना जी। चलिए 44वां संविधान संशोधन, इसमें 38 की भाषा में परिवर्तन। 46वां संविधान संशोधन 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। 97वां संविधान संशोधन 2011, इसमें सहकारी समिति की बात की गई है 43 का के अंतर्गत, ये 43 ए के अंतर्गत, ठीक है ना जी। हाँ चलिए यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि और आगे हमारे सामने क्या क्या बातें दी गई हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर देखिए मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अंतर क्या दिखाई पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व में अंतर क्या है, तो पहला अंतर आपको क्या दिखाई पड़ता है, पहला अंतर क्या दिखाई पड़ता है, पहला अंतर जो आपको दिखाई पड़ता है राज्य के, या डीपीएसपी में लिख रहा हूं बार बार, राज्य के फंडामेंटल राइट्स FR, देखिए मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार को मैं FR से लिखूंगा और राज्य के नीति निदेशक तत्व को डीपीएसपी से लिखूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा, FR की बात करते हैं और इधर डीपीएसपी की बात करते हैं, डीपीएसपी की। यहाँ पर बताइए आप सभी लोग, FR की अगर बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो पहला आपको पता है कि न्यायोचित है, ये न्यायोचित है, क्या है, न्यायोचित है, या फिर यूं कहें वाद योग्य है, वाद योग्य है, वाद योग्य दिखाई पड़ते हैं ना, मतलब इसके उल्लंघन पर आप कहाँ पहुंच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके, और या फिर हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं आप 226 का इस्तेमाल करके, और आप ये कह सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है ना जी। ये और यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा करिए, ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, ठीक है ना जी, नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है, ठीक है। दूसरा दूसरा जो आपको दिखाई पड़ता है, दूसरा क्या दिखाई पड़ता है, ये राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं या लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये सामाजिक एवं सामाजिक आर्थिक न्याय या लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करते हैं, ठीक है ना। तीसरा
ये व्यक्ति को या लोगों को, यहां पर आप कह सकते हैं नागरिक को, व्यक्ति में नागरिक भी शामिल है, ठीक है, नागरिक और विदेशी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, प्राप्त है, ठीक है। यहां पर ये राज्य के कर्तव्य ही हैं भाई, राज्य के कर्तव्य हैं भाई, ये राज्य के कर्तव्य हैं ये, ठीक है, राज्य के कर्तव्य हैं, यानी राज्य के लिए एक प्रकार से दिशा निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, ठीक है, लोक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश हैं। और क्या दिखाई पड़ता है इसमें भाई, एक और पॉइंट की बात करें, इसको आप सभी लोग समझ गए? हाँ जी, हाँ जी। यहां पर देखिए, इतनी बातें आप समझ गए। चौथी और बात अगर आपसे कोई पूछे, चौथी बात क्या दिखाई पड़ती है, तो क्या बताएंगे भाई? चौथी बात अगर आपसे और कोई पूछे कि क्या दिखाई पड़ते हैं, यहां पर इसकी बात करें तो ये नकारात्मक, नकारात्मक है, ठीक है, और यहां पर ये सकारात्मक है। अब कहेंगे सर ये क्या हुआ सर, ये सकारात्मक है, कहेंगे सर ये क्या हुआ। देखिए नकारात्मक मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको देखेंगे कि राज्य को कई चीजों को करने के लिए मना किया गया है, राज्य को यहां पर रोका गया है या मना किया गया है, राज्य को मना किया गया है या फिर रोका गया है, रोका गया है, ठीक है। राज्य के ऊपर एक प्रकार से बैरियर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बैरियर्स लगे हुए हैं राज्य के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर क्या राज्य के ऊपर कोई बैरियर है, नहीं है, ठीक है ना। राज्य यहाँ पर, राज्य को स्वतंत्रता दी गई है यहाँ पर, ठीक है ना जी। चलिए इतनी बातें आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना जी। हाँ चलिए अब इसको खत्म करते हैं, ये वाला मामला हो गया आपका खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन को आगे, हाँ जी एकदम सही बात है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध जनता को शक्ति, नकारात्मक, एकदम ठीक बात है। डीपीएसपी सकारात्मक, राज्य समय समय पर एक्ट के द्वारा लागू, एकदम ठीक बात है। चलिए यहां पर आप देखिए, संविधान के 42वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया। अब बताइए आप सभी लोग, अभी तक आप संवाद कार्यक्रम चल रहे थे ना, संवाद कार्यक्रम चल रहा था ना आपका, बस 17 मिनट की और क्लास है। क्लास का टाइम कब से कब तक का है, 9:30 से लेकर के 9:30 से इन जनरल रहता है, लेकिन हो जाता है कितने बजे से, 9:40 से स्टार्ट होती है, 10:40 तक होना चाहिए। लेकिन आपको बताया कि पॉलिटी की क्लास थोड़ा सा लंबी हो जाती है, क्योंकि पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें इसमें करवाना रहता है ना, और एक ही क्लास में 2-2 टॉपिक कवर करना, अभी मौलिक कर्तव्य भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कौन सा, जल्दी बताएं भाई क्योंकि अब टाइम है नहीं। यहाँ पर देखिए बताइए कौन सा, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों से सहभागिता। अब 42वें की बात चल रही तो बी होगा इसमें, इसमें क्या होगा, इसमें बी होगा, आपको बताया ही था हमने, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान में, यहाँ पर आप देखिए भारत के संविधान में वर्णित निर्देशक तत्वों सुमेलित युग्म पहचानिए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात क्या 42 में की गई, नहीं ऐसा नहीं है। कृषि और पशुपालक का संगठन इसमें 43 में नहीं है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का 40 में है। पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हुआ अनुच्छेद 39 में, एकदम सही बात है। आगे बढ़ती, यहाँ पर आप देखेंगे सही क्या है, यहाँ पर सही डी है, डी सही है, ठीक है ना जी, ये डी बना हुआ है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं नीति निदेशक सिद्धांत तो हैं, वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, राज्य का प्राप्त अधिकार है। देखिए इसमें तो पता ही है वाद योग्य नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ जानना तो है नहीं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध नहीं है, काम करने का अधिकार, ठीक है, ये तो है ही है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल शिक्षा उपबंध है। भारत के सभी लोगों के में सामंजस्य और सामान्य भाईचारिक वृत्ति को बढ़ावा देना, क्या ये बात है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से लगाव, यहाँ पर ये बात तो नहीं है, ये तो आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज में दिखाई पड़ता है, सी वाला, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की चर्चा करते हैं, अब हमारे सामने आ गया मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य के ऊपर चर्चा करते हैं। जल्दी से आप सभी लोग बताएं इसका जवाब क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य एक नागरिक के साथ साथ विदेशियों का भी कर्तव्य है। दूसरा,
मूल कर्तव्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास निहित है। ठीक है, विकास का भाव निहित है। सत्य है बताना आपको, जल्दी बताइए, आप तुरंत बताइए। हाँ जी, बताइए इसको। इसमें मुझे एक चीज बताइए, क्या विदेशियों को मौलिक कर्तव्य दिए गए? नहीं भाई, नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सही है, केवल बी सही होगा। ठीक है ना जी, इसमें विदेशियों को कहाँ दिए गए हैं? ठीक है ना, विदेशियों को कोई मतलब ही नहीं है। चलिए यहाँ पर अब देखने की कोशिश करते हैं मौलिक कर्तव्य। जे देखिए, आपको पता है कि मूल अधिकार हमें दिए गए हैं। आपको पता है, अगर आपको केवल अधिकार दे दिए जाए तो ये भी उचित नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भाई जो है इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी के मन में विचार आया कि लोगों को राजनीतिक अधिकार तो दिए गए हैं, यानी मौलिक अधिकार तो दिए गए, लेकिन मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ उनको कर्तव्य भी दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह एक जो है व्यक्ति थे, उनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। और उस समिति ने 1975 की बात चल रही, 1975 में जब इमरजेंसी चल रहा था, इमरजेंसी चल रहा था, उस समय की बात चल रही है। ठीक है, उस समय की बात चल रही है। उस समय इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? उस समय इंदिरा गांधी जी ने 1975 में सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह को एक समिति का अध्यक्ष बना दिया और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया फंडामेंटल ड्यूटीज की। इन्होंने कहा कि कुछ ड्यूटीज होने चाहिए। शुरू में 10 ड्यूटीज हमें दिखाई पड़ते हैं। शुरू में कितने ड्यूटीज दिखाई पड़ते हैं? 10 ड्यूटीज। अब देखिए यहां पर हमने मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया है? रसिया के संविधान से, या उस समय यूएसएसआर होता था। ठीक है, आप देखेंगे सोवियत संघ के रूप में हमें दिखाई पड़ता था, जिसका 1992 में विघटन हो गया था, आप सभी लोगों को पता ही होगा। फिर जब रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को ले लिया तो फिर हमने 42वां संविधान संशोधन किया और उसी संशोधन के माध्यम से हमने अपने संविधान के 51 का में इसको जोड़ दिया। ठीक है, भाग 4 के ही अंतर्गत आप सभी लोग देखेंगे, भाग 4 का में 51 का में हमने इसको जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है आप देखेंगे कि मूल कर्तव्य हमें दिखाई पड़ता है। थोड़ा तेजी से बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि क्लास का टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही क्लास में दोनों टॉपिक को कवर करना। ठीक है, समझते हुए चलिएगा। भाग 4 का में 51 का में आप देखेंगे कि शुरू में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है ना, शुरू में। लेकिन आप देखेंगे कि 2002 में 66वां संविधान संशोधन किया गया, 86वां, और उसमें बच्चों के लिए एजुकेशन की बात की गई। ठीक है ना जी, तो 11वां जो है मौलिक कर्तव्य भी हमें 2002 के बाद से दिखाई पड़ता है। तो मूल रूप से हमें 10 दिखाई पड़ता है और फिर उसके बाद में 11वां हमें 2002 में दिखाई पड़ता है। इनके भी नेचर की बात करें तो ये भी गैर न्यायिक या फिर गैर वाद योग्य दिखाई पड़ते हैं। इनको भी इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता है। जिस तरीके से मूल अधिकारों को जो है संविधान द्वारा रक्षा की गई है या फिर प्रोटेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इसके उल्लंघन पर एक प्रकार से आप देखेंगे कि आप जा नहीं सकते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ पर देखिए मौलिक कर्तव्य की बात करें, पहला मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करें। भाई किसी राष्ट्र में आप रह रहे हैं तो सबसे पहले तो उस देश के संविधान का पालन करें और आप उस देश के प्रति निष्ठा रखें। आप किसी देश के नागरिक बन गए हैं, ठीक है, और आप उस देश के संविधान को ही नहीं मानते तो फिर आपको वो नागरिकता कैसे देगा? आपकी नागरिकता भी समाप्त कर देगा और आपकी सुताई भी करेगा और आपको जेल में बंद कर देगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप देखें आपकी क्लास से सुपर से भी 2 फीट ऊपर है। अच्छा, सुनीता मिश्रा जी कह रही हैं। चलिए, अब ये पता नहीं व्यंग है या फिर जो है ये हमारी क्लास की बड़ाई है। अब आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है, सुपर, आपकी क्लासेस सुपर से भी 2 फीट ऊपर है। अब ये व्यंग है कि हमारी क्लास की बड़ाई है? अब इसको तो आप ही जाने, सुनीता मिश्रा जी ही जाने। यहाँ पर देखिए संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। आप किसी देश के नागरिक बन रहे हैं, अब ऐसे कंडीशन में आप जो है उस राष्ट्र के प्रति निष्ठा ही नहीं रखते हैं। और दूसरा, उस राष्ट्र के प्रति निष्ठा कैसे रखेंगे? जब आप वहाँ लागू संविधान के अंतर्गत नियमों कानूनों का पालन करेंगे। जब संविधान को ही नहीं मानते तो फिर आप जो है उस देश के नागरिक कैसे कहलाएंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले नागरिकों को कर्तव्य दिया गया, मौलिक कर्तव्य किसको दिया गया है? नागरिकों को। और कहा गया कि आप एक काम करिए, ये केवल भारतीय लोगों को है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, विदेशियों को नहीं है।
केवल भारतीयों को है, ठीक है, विदेशियों को क्यों होगा? ये कहा गया कि भाई आप संविधान का पालन करिए, ठीक है ना जी। चलिए, दूसरी बात, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखिए और उनका अनुपालन करिए। भाई मुझे एक चीज बताइए, भगत सिंह इतने कम एज में दोस्तों शहीद हो गए, आप सभी लोगों को पता है कि भगत सिंह जो है वो काफी कम एज में शहीद हो गए। अब ऐसे कंडीशन में भगत सिंह के शहादत को ध्यान में रखना, साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस तरीके से काम किया है, महात्मा गांधी जी ने जिस तरीके से काम किया है, उनके द्वारा जो नैतिक मूल्य स्थापित किए गए कि अपने देश की सुरक्षा संप्रभुता को हमें बनाए रखना, स्वाधीनता को हमें अपने देश के लिए लाना है, ठीक है। अब ये आदर्श हमारे दिमाग में होने चाहिए। अब कोई आपसे कहे कि राष्ट्र की जरूरत है आपको, ठीक है, अब आपकी जरूरत है राष्ट्र को, अब ऐसे कंडीशन में आप देखें जब सैनिक हमारे यहाँ कम पड़ते चले जाएं तो हमें भी अपने राष्ट्र के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि हम पतले हैं सर तो हम नहीं जा पाएंगे, सर हम मोटे तो चल नहीं पाएंगे, हम चल पाएं या न चल पाएं, हमारे राष्ट्र के लिए अगर जो है हमारी जरूरत है तो हम तुरंत पहुंचेंगे अपनी सर्विस को देने के लिए, ठीक है ना जी। तो आप देखें, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में आपको सजोए रखना, उनका पालन करना है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। अगर कोई भारत की एकता, अखंडता को विखंडित करने की बात करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये एक प्रकार से यहाँ पर सिंबॉलिक रूप में है, लेकिन कानून भी बना है कि अगर आपने भारत की एकता, अखंडता के खिलाफ कोई एक्शन लिया है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आपका कर्तव्य है, आप ऐसा कभी ना करें, ठीक है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अभी मैंने आपको बताया ही है कि देश को अगर आपकी जरूरत है तो ऐसे कंडीशन में फिर देश आपको बुलाए तो आप जाइए भी ना। हाँ, ऐसा नहीं कि देश आपको बुलाए तो आप कहें सर रुकिए सर हमारे पैर में मोच लग गया है, सर हम जा नहीं पाएंगे। मोच लगे चाहे जो लगे, देश को अगर आपकी जरूरत है तो आपको पहुंचना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना। भाई वर्तमान में तो अभी देखिए दोस्तों, दुकानों के सामने धार्मिक नाम लिखे जा रहे हैं, ठीक है, ये बड़ा गंदा काम है, समझ लीजिए। भाई किसी भी देश में मिक्स कल्चर है तो फिर वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली बातें कहाँ से आती हैं, ठीक है ना। अब कोई खास एकाध केसेस हो गया होगा कि भाई किसी मुस्लिम व्यक्ति ने जो है किसी खाने में कुछ कर दिया हो, जो भी, हालांकि मैं तो ये नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि इतने गलत विचारधारा से कोई काम करता होगा, लेकिन अगर अपवाद स्वरूप एकाध लोग ऐसे होंगे भी तो पूरे समुदाय को, पूरे धर्म के लोगों को ये कह देना कि वो धर्म के लोग गंदे होते हैं, वो अच्छे होते हैं, ये अच्छी बात नहीं। सामाजिक समरसता का मतलब क्या हुआ कि समाज में जितनी विविधता है सभी विविधता को बना के रखना, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी धर्म विशेष के प्रति एक प्रकार से असहजता वाला भाव ना पेश करना, एक प्रकार से असम्मान के साथ पेश ना आना, या फिर एक प्रकार से उनके प्रति हेय के दृष्टिकोण ना पेश आना। अब हेय की दृष्टि से आप किसी को देख रहे हैं तो फिर वो कैसे सामाजिक समरसता आपके देश में स्थापित हो पाएगा। भ्रातृत्व की भावना रखें भाई। गंगा जमनी तहजीब हमारे यहाँ दिखाई पड़ती है, और गंगा जमनी तहजीब का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सभी एक दूसरे के प्रति समान जो है आदर का भाव रखते हैं। हमारी सामाजिक और सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका संरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति में कई प्रकार के मिक्स कल्चर दिखाई पड़ते हैं, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदी है और वन्य जीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करें, प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें, ठीक है ना जी, ये भी हमारे साथ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ठीक है, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। दिन प्रतिदिन आपको अपने अंदर किस तरीके से सुधार करना, इस पर आपको विचार करते रहना चाहिए, ये आपका कर्तव्य होगा, ठीक है। आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उसको आप तोड़ फोड़ ना करें, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें। कोशिश करें कि आप जो है एग्जामिनेशन में बढ़िया परीक्षा पास करें, खेल में आप अच्छा नाम करें, ठीक है, ओलंपिक खेल में जाएं, गोल्ड मेडल जीतें खूब, ठीक है, राष्ट्रीय खेलों में पार्टिसिपेट करें, क्रिकेट में आप जो है विश्व कप अपने देश के लिए जीत के लेके आए। व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामूहिक स्तर पर भी भारत का नाम रोशन करें। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये किसकी जिम्मेदारी होगी, ये आप देखेंगे। ये जो है अगर आपके यहाँ संरक्षण करता है, माता पिता हैं, ठीक है, संरक्षक हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होगी। ये 86वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन में आप देखेंगे जोड़ा गया था, इसको 2002 में जोड़ा गया था।
ठीक है ना। चलिए भाई, हमने 11 देख लिया है। अब आगे हम सभी लोग बढ़ते हैं इसके प्रश्न पर। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? जल्दी से आप सभी लोग बताएं। संविधान की प्रस्तावना, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। अभी हमने बता रखा है, ठीक है ना जी, अभी हमने बताया तुरंत। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सही है? ठीक है, इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है। दूसरा, वे कानूनी कर्तव्यों से संबंधित हैं। क्या ये दोनों बातें आपको ठीक दिखाई पड़ती हैं? जल्दी से आप सभी लोग बताएं। हाँ जी। जी जी बताएं भाई। अच्छा देखिए, आप कह रहे हैं कि 2016 में आपको पता है, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिया था कि राष्ट्रगान, अगर राष्ट्रीय गान कहां पर, सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल में जो है वो राष्ट्रीय गान अगर बजता है, ठीक है, राष्ट्रीय गान बजता है, तो पहली बात तो वहां पर उसमें फ्लैग होना चाहिए, नेशनल फ्लैग होना चाहिए, ठीक है, नेशनल फ्लैग होना चाहिए। और दूसरा जो है, लोगों को खड़े होना चाहिए, लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े हो जाना चाहिए, लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े होने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कब की थी? 2016 में की थी, ठीक है ना जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ये ठीक नहीं है, फिर 2018 में इसको रद्द भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इसको अनिवार्य किया था। ये बातें जो हमने बताई हैं, इसको 2016 में अनिवार्य कर दिया था, मैंडेटरी कर दिया था, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये ठीक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसको कैंसिल कर दिया। तो अब अगर ऐसा कुछ है तो फिर ऐसे कंडीशन में नहीं भी खड़े हो सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आप राष्ट्रीय गान अगर आपके यहाँ किसी भी जो है कार्यक्रम में बज रहा है, तो फिर आपको सम्मान के साथ तो खड़े होना ही चाहिए ना। हाँ जी, सावधान मुद्रा में। इसमें बताइए भाई कौन सा सही दिख रहा है? जी हाँ जी, बताइए भाई इसमें। जी बताइए। हाँ जी बताइए। हाँ, इसमें आप देखेंगे दोनों बातें गलत हैं, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों बातें गलत हैं, ना तो एक सही है। अब देखिए, इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया का प्रावधान कोई है ही नहीं, कोई मतलब कहा ही नहीं गया। वो तो विधायी प्रक्रिया जब वो चाहे तो एक प्रकार से इंप्लीमेंट करवाने के लिए कुछ नियम कानून बना सकता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य आपको पता है कि इसमें कहीं कोई इन्फोर्सेबल वाली बात नहीं है। कानूनी कर्तव्यों से संबंधित कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है। इसमें बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या मौलिक कर्तव्य है? हाँ है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना क्या मौलिक कर्तव्य दिखाई पड़ता है आपको? तो तीसरा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हाँ है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना है। बी वाला क्या आपको दिखाई पड़ता है? प्राकृतिक वातावरण की बात तो नहीं की गई है यहाँ पर ना जी। तो चलिए, यहाँ पर कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, डी वाला इसमें दिखाई दे रहा है भाई, डी वाला। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। चलिए थोड़ा सा एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक संपत्ति, अच्छा सार्वजनिक संपत्ति की बात की गई है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कौन सा सही होगा? यहाँ पर डी ही सही होगा, ठीक। चलिए भाई, चलिए यहाँ पर कौन सा सही होगा? यहाँ पर डी ही सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? अब देखिए, बड़ा सिंपल सवाल है ये, बड़ा सिंपल सवाल है। आप सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए।